कि आपको पता है जो हमारी पृथ्वी है वो 2 तरीके से घूमती है। अब वो कौन कौन से तरीके हैं वो आपको इस वीडियो के तहत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर, जो कि है मोशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, तो पृथ्वी कौन सी गति करता है उसके बारे में समझना है, हमारे जो मौसम है वो कैसे बदलते हैं, कभी ठंडी कभी गर्मी, ये सब कैसे होता है उसके बारे में हमें थोड़ा समझना है। तो अगर आप आज की इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए इसमें कि जो हमारी पृथ्वी है ना, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक, यानी कि अर्थ, जो हमारी अर्थ है, आप सबको पता होगा हम रहते कहाँ पे हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। ठीक है, आपको जो मैंने पहला चैप्टर बताया था तो उसमें मैंने आपको क्लियर कराया था कि अर्थ क्या है ना, अर्थ को हम नीला ग्रह भी कहते हैं, क्यों कहते हैं सब बता था। तो अर्थ को बेसिकली हम देखते हैं कि ये 2 तरीके का मोशन करता है। ठीक, वो कौन कौन से मोशन होते हैं। ठीक, तो पहला जो एक मोशन होता है उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन, रिव्यू, रेवोल्यूशन। ठीक, और इसको हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद दूसरी जो गति है उसको बोलते हैं रोटेशन, रोटेशन बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं घूर्णन। हिंदी में क्या बोलते हैं, घूर्णन। तो 2 तरीके की पृथ्वी हमारी मोशन करती है। अब आप समझिए कि यहाँ पे जो है रोटेशन क्या है और रेवोल्यूशन क्या है, ये दोनों मोशन है क्या आखिर में, है ना। मोशन मतलब क्या होता है, कोई जो वस्तु होती है, कोई जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी पोजीशन में अगर चेंजेस करता है तो उसे हम बोल देते हैं मोशन में है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने अपना पोजीशन यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे कर लिया, तो ये सब क्या है, मोशन है। ठीक है, तो मोशन क्या होता है, कोई अगर बॉडी जो है अपना जो है पोजीशन चेंज करती है लगातार, ठीक है, टाइम के हिसाब से वो अपना पोजीशन चेंज करे तो उसे मोशन बोलते हैं। तो उसी तरीके से अर्थ भी हमारी मोशन करती है, अर्थ भी हमारी पोजीशन चेंज करती है। हम यहाँ से पता नहीं लगा सकते कि अर्थ पोजीशन चेंज करती है फिर नहीं करती है, लेकिन हमें ये तो पता है कि दिन और रात होता है, तो दिन और रात कैसे हो जाता है, क्योंकि अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है। ठीक है, बाकी अभी इसके बारे में और डिटेल समझेंगे। पहले समझिए कि रेवोल्यूशन क्या है। तो रेवोल्यूशन क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल आप माने कि जो मैं हूँ वो पृथ्वी हूँ, ठीक है, पृथ्वी हूँ, और अगर मेरा नाम पृथ्वी है या फिर मैं पृथ्वी हूँ, तो मैं अगर 2 तरीके से मोशन करता हूँ, तो पहला मोशन क्या हुआ, पहला मोशन हुआ हमारा रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन क्या हुआ, मान लीजिए मेरे बीच में कोई है और मैं उसके चारों ओर ऐसे घूम रहा हूँ, मैं उसके चारों ओर घूम रहा हूँ। तो पृथ्वी के बीच में जो है वो है सूर्य। क्या है, पृथ्वी के बीच में क्या है, वो है सूर्य। पृथ्वी के बीच में क्या है, सूर्य, सूरज। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, सूर्य क्या करती है, पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। तो पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे ही हम बोल देते हैं परिक्रमण या फिर रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, परिक्रमण या फिर रेवोल्यूशन। अब देखिए सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर चक्कर, ठीक, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, परिक्रमण। ठीक है, अब देखिए ये तो आपने समझ लिया परिक्रमण, है ना, यानी कि रेवोल्यूशन। पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती गई और लगा के पूरा कर लिया, तो वो जो है क्या हो गया, एक रेवोल्यूशन हो गया। वो इस प्रकार से मोशन करती है। सेकंड टाइप ऑफ मोशन कैसा है, सेकंड टाइप ऑफ मोशन इस तरीके से कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। अब जब एक्सिस की बात आती है तो एक्सिस होता क्या है ये पहले समझ लेते हैं। ठीक है, एक्सिस इसको बोलते हैं हिंदी में अक्ष, और हिंदी में बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, तो एक्सिस क्या होता है, तो व्हाट इज एक्सिस, इसको समझिए इस तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बॉल लेते हो ऐसे, ठीक, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल को एक उंगली पे नचा देते हैं ऐसे रख के, तो वो उंगली पे जहां पे उंगली पे उन्होंने रखा है वो उसका एक्सेस होता है। वो उसका क्या होता है, एक्सेस। जैसे यहाँ पे उंगली रखी और यहाँ पे रख के घुमा दे तो उसका एक्सेस हो गया, है ना। जहां पे उस बॉडी का जो सारा मास होता है वो एक पॉइंट पे क्लियर होता है कि वहां पे मास जो है एकदम बराबर होगा, ना इस तरफ ज्यादा होगा ना इस तरफ कम, मतलब ज्यादा होगा, दोनों तरफ एकदम बराबर होगा। तराजू आपने देखा होगा तो एक ऐसा पॉइंट होता है यहाँ पे दोनों तरफ भार बराबर बताता है। ठीक है, तो भार जो बराबर बताता है उसी को हम बोल देते हैं एक्सिस, है ना। एक्सिस एक्चुअली में वो हो जाता है जो उसके एकदम मिड पॉइंट में होता है। ठीक है, तो मिड में हम क्या बोल देंगे, एक्सिस बोल देंगे। तो अर्थ का भी एक्सिस इस तरीके से होगा। तो जो अर्थ का एक्सिस है वो अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट करती रहती है। एक्सिस पे मैंने बताया मैं पृथ्वी हूं, तो मैं अगर एक्सिस पे अपने रोटेट करूंगा तो ऐसे रोटेट, है ना, एकदम जो है एक्सिस पे रोटेट करता रहूंगा, है ना। तो अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है ना, या कह सकते हो घूमती है। ठीक है, पृथ्वी का अपने एक्सिस पे घूमना, है ना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या होता है, उसे ये बोल देते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं, रोटेशन, है ना, घूर्णन। घूर्णन गति क्या है, अपने अक्ष पर घूमते रहना, उसी को हम बोलते हैं घूर्णन गति। समझ में आएगी घूर्णन क्या है, अगर नहीं समझना तो इस तरीके समझो
जैसे मान लो आपने एक लट्टू देखा होगा, ठीक है, तो लट्टू क्या होता है, लट्टू जब आप फेंकते हो तो नाचने लगता है। तो नाचने क्यों लगता है, क्योंकि वो अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, घूम रहा है, अपने एक्सिस पे चारों ओर वो ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को हम बोल देंगे रोटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेशन क्या है। अब देखिए, तो रोटेशन आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब यहां पे थोड़ी बात समझिए कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी एक्सिस पे से झुकी हुई है, ऐसे टिल, है ना, मतलब झुकी हुई है। जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, तो मैं कितना अंश, कितने डिग्री, इतने, है ना, कितना है, हमने क्या किया, अपने आप को, एंगल को ऐसे झुका रखा है ऐसे। तो वो जो झुकी हुई है ना, तो कितना झुकी हुई है, इतना, है ना, 1.5, ठीक है। तो पृथ्वी कितने पे झुकी हुई है, यहां पे लिख लेना है आपको, ना, पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, जैसे ये अपने एक्सिस पे झुकी हुई है ऐसे, ठीक। अब झुकी हुई है ऐसे, मान लो, तो ये झुकी है ऐसे। अब झुकी होने के कारण जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी ना, तो रोटेट करने के बाद वो बनाएगी एक प्लेन। प्लेन मतलब समझते हो, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे नीचे प्लेन ये है, जितना मैं चलूंगा वो मेरा प्लेन होता चला जाएगा। तो इसी तरीके से अर्थ भी क्या करती है, अर्थ जब अपने झुके होने के कारण वो चलती है, तो उसके कारण एक बनता है प्लेन बनता है, ठीक है। उस प्लेन को हम बोल देते हैं उसका कक्षीय समतल। क्या बोल देते हैं, कक्षीय समतल। कक्षीय समतल क्या बोलते हैं, कक्षीय समतल। किसके कारण ये बना है, ये पृथ्वी के झुके होने के कारण जो तल बनता है उसे हम बोल देते हैं कक्षीय समतल। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे आने वाली जो बातें हो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि देखिए, जो अर्थ है ना हमारी, ये अर्थ हो गई, ठीक। अब अर्थ आप समझते होंगे कि दिन और रात होता क्यों है। आपको ये बात समझ में आई, दिन और रात क्यों होता है, समझ में आया कि नहीं, मैं बताता हूं दिन और रात होता क्यों है। दिन और रात इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है ना। पृथ्वी अपने एक्सिस पे जब घूमती है तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से दिन होता है, जहां से रात होता है। कहने का मतलब यह है कि इस पृथ्वी के एक साइड पे सूरज की रोशनी पड़ती है और एक साइड पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे ऐसे से घूम रही है। अब वो जो घूमने के समय जो उसका एक सर्कल बनेगा इस तरीके से, है ना, घूमते समय जहां पे एक सर्कल होगा, जैसे मान लो ऐसा हुआ कि सूरज है ना। अब जैसे मान लो सूरज है, सूरज की तरफ रोशनी पड़ रही, अब ये अपने एक्सिस पे ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूमता चला गया। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे पूरी तरीके से सूरज की रोशनी पड़ना बंद हो जाएगी इस तरफ। पहले ये इस तरफ था तो पूरी सूरज की रोशनी इस तरफ पड़ रही थी, लेकिन जब ये इस तरफ ऐसे घूम के अपने एक्सिस पे घूम के तो इस तरफ तो पड़ नहीं रही, तो एक ऐसा लाइन आएगा, ऐसा एक सर्कल आएगा जहां पर इसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होंगी, ठीक है। तो उस स्थान को क्या बोलेंगे, जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, या फिर कहेंगे जहां से हमें यह पता चलता है कि दिन और रात होने वाला है ना। दिन और रात होने वाले व्रत, है ना, दिन और रात होने वाले व्रत, है ना, जहां पे मतलब दिन रात हो रहा होगा वहां पे एक व्रत बनना होगा। भाई अर्थ सर्कल में है, हम मान के चलते हैं अर्थ सर्कल में। एक्चुअली में उसका शेप कैसा है, अर्थ का एक्चुअल में शेप जियोड है। कैसा है, जियोड है। क्योंकि आपको पता है कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर समुद्र हैं, तो इस तरीके से आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो अर्थ का एक्चुअल शेप कैसे है। तो अर्थ का एक्चुअल शेप कैसा है, जियोड है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि जो दिन और रात होने वाले व्रत को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रदीप्त व्रत। उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रदीप्त व्रत, है ना, सर्कल ऑफ इमिलेशन, ठीक है, प्रदीप्त व्रत, है ना, प्रदीप्त व्रत बोलते हैं, ठीक है, प्रदीप्त व्रत कहते हैं, ठीक। तो ये बात आपको, ये जानकारी आपको याद रखनी है। वो दिन और रात होने वाला एक पॉइंट होगा ना जहां पे दिन और रात एकदम बीच में होगा, उस समय दिन हो जाएगा, उसके बाद रात हो जाएगी, ठीक है। अगला, जैसे हम समझते हैं कि सूरज डूब गया, डूबता नहीं, सूरज तो वही है भाई, बस अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से वो जो पॉइंट वहां पे चेंज हो गया पूरी तरीके से, नहीं एक तरफ रोशनी पड़ रही, दूसरी तरफ रोशनी नहीं पड़ रही। तो ये बात आपको समझ में आ गई, एकदम समझ में आ गई होगी। अब समझिए, देखिए, जैसे हमने पढ़ा कि दो तरीके का मोशन अर्थ करती है ना। मोशन ऑफ द अर्थ कितने टाइप का है, दो तरीके का है, ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ। तो मोशन कितने प्रकार से करती है, दो प्रकार से करती है, हमने पढ़ा। एक हो गया रेवोल्यूशन, ठीक है, दूसरा हो गया रेवोल्यूशन, दूसरा हो गया रोटेशन। अब समझिए, जब पृथ्वी जो है सूरज के चारों चक्कर लगाती है ना, पृथ्वी जब सूरज के चारों चक्कर लगाती है तो कितना समय लेती है। तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में जो टाइम लेती है ना, यहां पे लिख लेते हैं, पृथ्वी द्वारा सूरज के
सूरज के, या फिर सूर्य लिख लो भाई, शुद्ध हिंदी है ना, सूर्य के चक्कर लगाने में लगा समय है ना। तो पृथ्वी जब सूरज के चारों चक्कर लगाती है तो कितना समय लेती है, वो लेती है 365 दिन और 6 घंटे। अब ये 365 दिन, दिन कहां से आई, तो दिन आता है रोटेशन से। पृथ्वी अपने एक्सिस पे जितना घूमती है उसे हम बोल देते हैं एक दिन। कितना समय लेती है, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लगाती है, 24 घंटे। कितना समय लगाती, 24 घंटे लगाती है, जिसको हम बोल देते हैं एक दिन। जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक दिन है ना। कितना बोल देते हैं, एक दिन बोल देते हैं, ठीक है। तो वो एक दिन लगाती है, ठीक। कितना समय लगाती, एक दिन लगाती है, यानी 24 घंटे। अब देखिए 24 घंटे मतलब कि एक दिन, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 365 दिन और 6 घंटे। तो 6 घंटे यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो आपको पता है हर जो चौथे वर्ष होता है ना, हर चौथे वर्ष लीप वर्ष आता है, जिसमें 366 दिन हो जाते हैं। 366 दिन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि 6 चौक 24, यानी 6 गुणे 4। तो जब 6 गुणे 4 करते हैं तो 24 हो गया, यानी जो अगला चौथा साल होगा वो कौन सा हो, एक दिन उसमें बढ़ जाएगा, उसको हम बोल देते हैं लीप वर्ष है ना। उसको क्या बोल देते हैं, लीप वर्ष बोल देते हैं। लीप वर्ष को क्यों बोल देते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो अपने सूरज के चारों चक्कर लगा रही है उसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसके लिए 6 घंटा एक्स्ट्रा आ रहा है हर बार, तो उसको 4 से गुणा कर देंगे तो 6 जाओ 24 हो जाएगा, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 365 दिन हर एक साल में होते हैं, लेकिन 366 दिन लीप वर्ष में होते हैं, है ना। जिस बार फरवरी कितनी की हो जाती है, 29 दिन की। तो इस बार आपको कमेंट बताना कि इस बार जो फरवरी होगी वो 28 दिन की है, फिर 29 दिन की है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आप देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मौसम है वो कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। तो एक बात और आप जान लीजिए कि पृथ्वी सूरज की ओर चक्कर लगाती तो है। बहुत लोग कहते हैं पृथ्वी सूरज की चक्कर कैसे लगाती है, तो गोल गोल लगाती है, बहुत लोग बोलते हैं। बहुत लोग बताते हैं कि पहले सीधे जाती, फिर से मुड़ जाती, फिर ऐसे आ जाती, फिर से। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि देखिए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, और जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूरज अपनी गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाती है, और जो हमारी गैलेक्सी है वो हमारे पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रही है। और हमारा ब्रह्मांड भी इस पूरे अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के चक्कर लगा रही होगी, ये बात हमको नहीं पता है, क्योंकि हमको नहीं पता कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो एक बार आप सोच के देखिए, जितना आप सोचते हो कि ये इतना बड़ा है, नहीं इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है ना। यूनिवर्स इज अ वेरी बिग, इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। वी कैन नॉट थिंक अबाउट दैट बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, यू नो। हम इसके बारे में सोचते हैं ना तो सोचते ही रह जाते हैं। कभी कभी मैं एक बार दिमाग में लाता हूँ, जब मैं गर्मियों के दिन होता है ना तो बाहर सोता हूँ, मतलब खुले आसमान में। तो एक बार दिमाग में थॉट आता है भाई सारे जो तारे हैं कितनी दूर होंगे हमसे, और ये कितना बड़ा ब्रह्मांड है। एक बार सोच के देखो, दिमाग खराब हो जाता है। और कभी कभी अगर टाइम ट्रेवल की वीडियो देखो ना, टाइम ट्रेवल समझते होंगे, टाइम में पहुंच जाना आगे पीछे, 2023 में हो 2022 में पहुंच गए, मतलब जैसे 2024 चल रहा है 2022 में पहुंच गए, 25 में पहुंच गए, ऐसे आप टाइम के पीछे चले आओ। तो वो सब आप जब पढ़ते हो तो उसके बाद समझते हो तो आपको लगता है ये सारी चीज़ें अजीब नहीं है, कुछ अलग ही नहीं लग रहा है। हाँ, तो ये सब होता कुछ नहीं, बस ऐसे फालतू चीज़ होती है। लेकिन यूनिवर्स एक्चुअली में वेरी बिग ना, बहुत बड़ा एक्चुअली में यूनिवर्स है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन हम बात कर रहे थे कि सूरज के चारों पृथ्वी किस तरह से लगाती है। तो पृथ्वी सूरज के चारों लगाती है, पृथ्वी सूरज के चारों चक्कर लगाती कैसे, फिर से समझिएगा। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर कैसे लगाती है, वो लगाती है दीर्घ वृत्ताकार में, इलिप्टिकल पाथ में लगाती है, इलिप्टिकल है ना, दीर्घ वृत्ताकार है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ, यानी कि इलिप्टिकल, यहाँ पे लिख देता हूँ इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कि जो है पृथ्वी जो सूरज के चक्कर कैसे लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा कैसे हो सकती है, देखिए आप समझिए। जैसे ये मान लो पृथ्वी है, ठीक, यहाँ पे सूरज है, तो चक्कर कैसे लग रहा होगा, ऐसे, ठीक, ऐसे चक्कर लग रहा हो। ये दीर्घ वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में रखना है कि ऐसे ऐसे चक्कर नहीं लगा रही गोल गोल, ऐसे गोल गोल नहीं लगाता भाई, ऐसे
मतलब जो है इलिप्टिकल पाथ होता है। तो जब क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पे आपको चैप्टर मिलेगा दीर्घवृत्ताकार, है ना, दीर्घवृत्त चैप्टर आपका मिलता है ना, हाइपरबोला, ये सब बहुत सारे चैप्टर मिलते हैं। इसको तो एग्जैक्ट अभी याद भी नहीं नाम, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। कैलकुलेशन उसमें बहुत सारी मिलती है, 11th में आई थिंक रहता है, 12th में नहीं होता। बाकी उसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना रहेगा। एक अच्छा दीर्घवृत्त कैसे बना सकते हो उसमें बहुत सारा पढ़ना होता है भाई। आप जब आगे की पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत चीज़ समझ में आने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सब कैसे होता है। बाकी समझते हैं कि जो मौसम है, ऋतुएं हैं, वो कैसे चेंज होती है, हाउ टू चेंज सीजन्स, एक सीजन के बाद ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, ये सब कैसे आता है उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस अब हम थोड़ा समझ लेते हैं सीजन के बारे में, ठीक है। तो सीजन एक्चुअली में चेंज क्यों होते हैं, अगर आप ये समझना है तो आप पहले पोजीशन ऑफ द अर्थ एंड सन समझिए कि अर्थ की जो पोजीशन है वो सन की पोजीशन कैसी है। हमने बताया कि इलिप्टिकल पाथ में दोनों घूमते हैं। तो गर्मी और सर्दी को तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, गर्मी और सर्दी क्यों होती। तो एक्चुअली में जब हमको ये पता है कि जब सूरज के पास पृथ्वी जाएगी तो क्या होगा, आपको पता है कि क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। और जब सूरज से दूर जाएगा तो क्या होगा, ठंडी बढ़ेगी। एक्चुअली में ये रीजन हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे समझना है कि सीजन 4 टाइप के होंगे। पहला तो गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद, है ना। आपको समर, विंटर, है ना, स्प्रिंग, रेनी सीजन, तो ये चारों सीजन हो गए आपके। अब यहाँ पे सीजन्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हम डिसाइड, मतलब होता है कि कई बार होता है कि जो अर्थ एंड सन की जो पोजीशन वो इस तरीके से चेंज होती रहती है ना। उसी के अकॉर्डिंग जो है डे एंड नाइट का जो है प्रोसीजर होता है, कभी लंबा हो जाता है, कभी छोटा होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स है आपको समझना है। देखिए 21 जो जून होता है ना, उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। उस दिन क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। इसीलिए 21 जून को जो है वो हम सेलिब्रेट करते इंटरनेशनल योगा डे। क्या सेलिब्रेट करते, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक। इसी दिन क्या इंटरनेशनल योगा डे। तो इस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया, क्योंकि इस दिन दिन बड़ा होता है, तो लोग जो है दिन के किसी भी समय योगा कर लें, है ना। आपको पता है योगा इज द वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ, है ना। हमारी जो है हेल्थ के लिए योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम योगा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। भाई मैं कहता तो हूँ लेकिन आई डोंट डू दिस, है ना। मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर पाता हूँ। सोचता हूँ कि करूँगा, कल से करूँगा, बट नॉट, आई कैन नॉट डू दिस। बट करने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा भाई। 21 डेज का चैलेंज लेने वाला हूँ, जल्दी वीडियोस आएंगी। 21 डेज चैलेंज होगा मेरी तरफ से, जिसमें मैं अपना फुल एफर्ट्स लगा के मेहनत करूँगा। बिकॉज मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, जिसके लिए मैं कैपेबल हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इतनी मेहनत करनी चाहिए। आई विल डू इट, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए 21 डेज चैलेंज अपने करने के लिए, अगर आप मेरे 21 डेज चैलेंज में आना चाहते हैं तो बस कमेंट में लिखना यस, बस इतना लिखना काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए, तो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 जून को, क्योंकि इस दिन सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए। आगे समझिए, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है, मतलब मनाया नहीं जाता है, इस दिन बहुत छोटा दिन होता है। इस दिन क्या होता है, बहुत छोटा दिन होगा, तो रात जाहिर सी बात है बड़ी होगी, ठीक है। अब आपको समझिए कि 21 मार्च से 23 दिसंबर तक, इन दिनों के बीच में डे और नाइट का जो इक्वेशन होता है वो हमेशा बैलेंस रहता है, मतलब बराबर रहता है। जितनी देर की डे उतनी देर की नाइट। तो इस समय कौन सा मंथ चल रहा है, इस समय चल रही है जनवरी एंड फरवरी, ठीक है। तो आप समझिए कि जो अभी दिन है वो लगभग में इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब दिन छोटा होगा, है ना, दिन थोड़ा छोटा होगा, रात थोड़ी बड़ी होगी। आप समझते होंगे कि इस समय ठंडी बहुत जल्दी होती है, ठंडी हो जाती है तो दिन रात थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। आगे समझते हो, तो 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बसंत ऋतु आती है और साउदर्न हेमिस्फेयर में शरद ऋतु आती है ना। तो आप समझिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या है, देखिए ये अर्थ है हमारी, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अर्थ है, अर्थ के हमने बताया था ऊपर का ये जो इलाका इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे का इलाका साउदर्न हेमिस्फेयर। यहां से होती है इक्वेटर, ठीक है। तो मैंने आपको बात बताई थी ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, बसंत ऋतु होगा, और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, शरद ऋतु होगा। इसी का जस्ट अपोजिट होगा 21 मार्च को। 21 मार्च को मतलब ये जब आते हैं उस समय, ठीक, ये उस समय आ जाते हैं। तो 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, ये लिख लेते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा शरद ऋतु, क्या होगा, उल्टा हो जाएगा बस, क्या होगा, शरद ऋतु होगा। और साउदर्न हेमिस्फेयर में, साउदर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, उस दिन होगी, मतलब उस दिन से बसंत ऋतु होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ फैक्ट्स जो कि आपको याद रखना है कि जब सूरज की पोजीशन या अर्थ की पोजीशन चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें अर्थ के ऊपर इफेक्ट आते हैं। तो आपको ये चैप्टर आई होप समझ में आया होगा। मैंने इस चैप्टर में बेसिक कुछ चीज़ों की बात की, जैसे कि अर्थ का रोटेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियोस में मैप के बारे में बात करेंगे। ग्लोब आपने पढ़ ही रखा होगा, पढ़ा है ये मैंने ग्लोब, ठीक है। तो मैप के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज मैप, मैप के कितने टाइप्स होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। अगर आप पढ़ते हो अभी से तो आपको ये चीज़ें नोट्स बनाते रहना भाई, प्रॉपर नोट्स जैसे मैंने लिखा है ना, ये सारी चीज़ें लिखते चलो, है ना, ताकि आपको चीज़ें याद रहें।
आप जब आपसे 2-3 महीने बाद 1 महीने बाद पढ़ने बैठो तो आपको याद रहे चीजें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको नोट्स बनाना होगा। नोट्स बनाओ और जब मन में आए तो रिवाइज कर लो, आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो ये हमारे पढ़ने का एक सही अप्रोच या सही तरीका हो सकता है। अगर आप पढ़ के लिखते रहे, नोट्स नहीं बनाते हो, तो आप ये भूल जाओ कि आपको चीजें याद रहने वाली है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।